सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा कर दी है। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते थे, और ये ब्रिक्स ग्रुप का ही एक बैंक है। अगर बात करोगे इसकी स्थापना कब और कहां पे होती है, तो 2014 में ब्राजील के फोर्टेलेजा शहर में आयोजित ब्रिक्स की जो 6वीं बैठक हुई थी, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। मतलब 2014 में ही संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि इसकी स्थापना कर, और फिर बाद में इसका नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया था। पहले इसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। इसका मुख्यालय आपको शंघाई चाइना में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं दिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील से हैं। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, वो भारतीय थे, केवी कामथ उनका नाम था। और अभी तक आप देखोगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में से देश हैं 5। तो इसके संस्थापक देश कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। बाद में और शामिल हुए थे बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उरुग्वे, जिसमें अल्जीरिया तो पिछले साल ही शामिल हुआ था 2024 में ही। और अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक और सदस्य देश शामिल होगा, उसका नाम है इंडोनेशिया। ये आप ध्यान रखना। और आपको पता होगा अभी इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंडोनेशिया ये ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश भी बन गया है। देखो, ब्रिक्स से याद रखना कि इसकी पिछले साल जो इसकी 16वें नंबर की बैठक हुई थी, कहां पे हुई थी? वो रशिया में हुई थी, रूस के कजान में। इस बार वो 17वीं बैठक यानी कि कहां पर होगी? ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है? ब्राजील में होगी। और एक और पॉइंट याद रखना कि ब्रिक्स समूह का भी नया पार्टनर स्टेट कौन बना था? नाइजीरिया बना था। और अभी ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये होगा भारत में। अभी हमारा प्रश्न है नवीनतम सदस्य बनने का। तो मैं आपको इसी तरह के कुछ और प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, जिसमें हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अभी जो नवीनतम सदस्य शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं। चलो आ जाओ फिर। जैसे कि आपको याद होगा G20 में नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स का हमने देख ही लिया। अच्छा, ब्रिक्स का नहीं देखा ना हमने। ब्रिक्स में पिछले साल 6 देश शामिल होने थे, जिसमें शुरुआत में अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। फिर 4 शामिल हुए थे, ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट और सऊदी अरब भी था। लेकिन लास्ट में जाके सऊदी अरब ने भी मना कर दिया तो फाइनली ये 4 शामिल हुए। और इस साल के स्टार्टिंग में हमने देखा इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया, 10वां सदस्य बन गया। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बन गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां बेलारूस बना और 9वां सदस्य ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अभी पिछले साल 2024 में ही इसमें 191 कंट्रीज हो चुके हैं। सबसे नवीनतम कौन सा है? लिechtenstein, ये एक देश का नाम है। आपने नहीं सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अब सुन लिया है तो याद रखना है। और इसकी कैपिटल क्या होती है? वाडूज, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ध्यान में रखना। अब आईएमएफ में 191 कंट्रीज हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्रीज हैं। सबसे नवीनतम नाउरू है। यूनाइटेड नेशन में 193 है। सबसे नवीनतम साउथ सुडान है। नाटो में 32वां बना था स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वैसे तो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 105 इसमें सदस्य देश हो गए, पूर्ण सदस्य देश। लेकिन ये 99, 100 और 101 वाला भी याद रखना, क्योंकि इसमें प्रश्न मैंने कहा था पूछे जाएंगे और एग्जाम में पूछे भी गए। तो 99 नंबर का स्पेन है, 100वां पराग्वे और 101वां नेपाल है, 105वां मालदुआ बना था। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना था। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना था जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का, अच्छा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का अब अल्जीरिया हो गया ना पिछले साल, और अब अपडेट कर लेंगे तो इंडोनेशिया होगा अब नया वाला। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का इजराइल बना था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश ये नाउरू है, 110वां। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 100वां सदस्य देश जमाइका। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का न्यू मेंबर हिंडाल्को बना। भारत जो है ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र निवेशकों की समिति में शामिल हो गया है। ब्रिक्स समूह का नया पार्टनर स्टेट भी मैंने आपको बता दिया, नाइजीरिया। और ओपेक प्लस समूह में नया सदस्य ये ब्राजील बना था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन में जो नए सदस्य बने, ये मैंने आपको रिवाइज करा दी एक साथ। लगभग ये 19 प्रश्न इस तरह के हैं। ध्यान रखना, इस तरह की शीट आपको कहीं नहीं मिलेगी, न कोई पढ़ाएगा, न पूरे गूगल पे मिलेगी। तो ये मैंने आपको बना के दी है, तो इसको ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको रिपीट रिवाइज करवाता रहूंगा, बस आप रेगुलर बने रहना। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो अपने इस क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। अब बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन के लिए
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना, वो फ्री होता है ताकि सारा अपडेट, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट क्विजेज मैं आपको देता ही जा रहा हूं अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ आपको वहीं मिली जाती है इस डिटेल्ड क्लास की, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो उसका भी फायदा उठाना। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल करके रख लेना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। तो याद रखेंगे, भारत ने अभी अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित कर ली है, डेवलप कर ली है, बना ली है। अच्छा, एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और अगर मैं पूछूं सीटी स्कैन का नाम आपने सुना है, तो यहाँ पे सीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेकिन यहाँ पे तो हम एमआरआई की बात कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाई है अपनी, और इसे इसी साल अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में स्थापित कर दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भाई हमने बनाई है तो उद्देश्य क्या होगा? उपचार लागत को कम करना। और हमें ये अभी तक बाहर विदेशों से मंगाने पड़ती थी, तो इससे हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम होगी, तो आयात यानी कि इंपोर्ट में कमी आएगी। ये 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन है। और आप कह सकते हो वर्तमान में लगभग 80 से 85% जो चिकित्सा उपकरण होते हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, वो हम इंपोर्ट ही करते हैं, आयात ही करते हैं। तो अब ये एमआरआई मशीन हमने डेवलप कर ली है, हम इस तरह की मशीनें खुद से डेवलप कर लेंगे तो आप देखोगे बहुत महंगी महंगी होती है इसकी जांचें। तो इसकी जांच पे जो भी पैसे लगते थे उसमें 50% की कटौती देखने को मिलेगी, तो इससे इलाज सस्ता हो सकेगा। और अभी इसे सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ साझेदारी में चलाया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन ये हमने बना ली है, इसे स्थापित करेंगे एम्स दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप बताओ पहले तो कि भारत की पहली आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस, इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम आर्टिफिशियल घुटना तैयार किया आईआईटी मद्रास ने, उसका नाम कदम है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, या इसे भीष्म भी कहते हैं। एग्जाम में, किसी एग्जाम में अभी भीष्म की फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, याद रखना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी ये स्थापित की गई फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब याद रखना, सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई में। नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट एडिशन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां पे हो रहा है? मुंबई में जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है वहीं पे। 23 मार्च को शुरू हो गए, 4 अप्रैल तक ये चलेंगे। इसका उद्घाटन किया था पीटी उषा ने, जो अभी वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इसका आयोजन कौन कर रहा है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। इसमें 20 से अधिक खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आखिरी में देखेंगे जब ये फाइनल हो जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री समुदाय को खेल भावना से जोड़ना, फिटनेस और सौहार्द को बढ़ावा देना। तो याद रखना, अभी पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई में किया गया। अच्छा चलो, यहाँ पे स्पोर्ट्स से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो वुमेन प्रीमियर लीग हमने देखा था, तीसरा एडिशन हुआ था, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, फिर से दिल्ली कैपिटल को हराया। इसमें ऑरेंज कैप मिली है, ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, नेट साइबर को मिली है, ये मुंबई इंडियंस की है। और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है, एमिलिया केयर को मुंबई इंडियंस की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो अभी हुए 2025 में 5वां संस्करण था, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुए, टॉप पे भारतीय सेना रही। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो नई दिल्ली में हुए थे, पहली बार भारत ने होस्ट किया था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और इसमें भारत ने 134 मेडल जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का याद रखना, नाम बदल के कॉमनवेल्थ स्पोर्ट हो गया। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए, 261 पारियों में बनाए। दूसरे बल्लेबाज बोला है मैंने, क्योंकि पहले तो विराट कोहली है इस मामले में 222 पारियों के साथ। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिम्बाब्वे की, याद रखना, पहली महिला इस पद पर आने वाली। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड में हुए थे, पहली बार एशिया से बाहर हुए, दूसरा संस्करण था। मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में भारत विजेता रहा, दोनों कैटेगरी में हमने इंग्लैंड को हराया। अभी नवा एशियन विंटर गेम्स 2025 चीन के हार्बिन शहर में हुए थे। मैस्कोट इसका बिन बिन और निनी है, टॉप पे चाइना रहा। इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। अभी 10वें एशियन विंटर गेम्स ये 2029 में होंगे, न्योम सऊदी अरब में, याद रखना। तो इस तरह से कुछ ये लेटेस्ट
स्पोर्ट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला भी देखो अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में कैटेगरी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अभी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। ये जो पुरस्कार है ये अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में अनुवादकों को, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1989 से। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है ना, पहले ये 10,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन 2009 से इसे बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया। और याद रखना एक पॉइंट, इस बार उर्दू भाषा में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, मतलब उर्दू भाषा की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया। तो प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा के लिए हमसे पूछा है। तो जो मूल पुस्तक थी ना, ओरिजिनल बुक, उसका नाम था हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और इसको जब ट्रांसलेट कर दिया गया, अनुवाद इसका कर दिया गया, तो बुक का नाम हो गया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स। ट्रांसलेट किसने किया, अनुवाद किसने किया? अनिसुर रहमान ने। ठीक है, ये तो अंग्रेजी का हो गया। इसी तरह से हिंदी का भी मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल बुक है उसका नाम है सैयद हैदर राजा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये अंग्रेजी में थी, इसको ही ट्रांसलेट कर दिया गया और यही नाम रख दिया गया, सैयद हैदर राजा। और इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किसने किया? मदन सोनी ने किया है। अच्छा, इसी तरह से आपने अभी 2024 के लिए पढ़े थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी दिसंबर में ही, तो उसमें हिंदी भाषा का किसे दिया गया था? गगन गिल को। किसके लिए? मैं आई जब बाहर के लिए, या मैं जब आई बाहर के लिए। और अंग्रेजी का इस्टरिन किरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ अवार्ड, जो अभी 59 नंबर का एडिशन 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। वो हिंदी लेखक है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी देश की पहली नाइट सफारी ये कहां पर शुरू होगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा की है कि लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी शुरू होगी। और ये इस तरह की देश की पहली है और विश्व की 5वीं है। ये 2026 के एंड तक शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये किससे प्रेरित है? तो सिंगापुर के मॉडल से ये प्रेरित है, उसी को देख करके हम ये तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। याद रखना, देश की पहली नाइट सफारी कहां पे? लखनऊ में, लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में। अब इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर बना था? पेंच टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां पे बनेगा? लद्दाख में। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पर लॉन्च हुआ? चेन्नई में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? असम। और अभी इसी साल हमने पढ़ा था डेनमार्क का जो नाइट क्रॉस अवार्ड है वो किसे मिला था? विजय शंकर को। और आज हमने देखा देश की पहली नाइट सफारी कहां पर बनेगी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुकरेन वन क्षेत्र में। ठीक है, तो पुराना भी इस तरह से हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान रहेगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है, नोटिफाइड की है? तो आंसर होगा 10 करोड़ रुपए। एक्चुअली में अभी 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश और टर्नओवर की नई सीमाएं लागू होंगी। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो तीनों का मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, मैंने पूरी टेबल आपके सामने बना दी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो निवेश सीमा है उसको कितने से कितना बढ़ा दिया? 1 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ा के 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। अगर इतना इन्वेस्टेड है तो वो आएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस में, सूक्ष्म उद्यम है वो। उसका टर्नओवर सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। अगर निवेश कितना हो रहा है, पहले 10 करोड़ था, अब इसे बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया। 25 करोड़ तक का निवेश है जो उसे हम कंसिडर करेंगे लघु उद्यम में, स्मॉल एंटरप्राइजेस। और उसका टर्नओवर सीमा 50 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया। और उसी तरह से जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसकी निवेश सीमा 50 करोड़ से बढ़ा के 125 करोड़ कर दी और टर्नओवर सीमा को भी 250 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया। तो मैंने तो आपको पूरा बता दिया कि पहले कितना था, अब बढ़ा के कितना कर दिया, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। निवेश सीमा कितनी हो गई, ऐसे याद रख लो, 2.5, 25, 125। और टर्नओवर सीमा कितनी हो गई? 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। बोलो मेरे साथ,
2.5, 25, 125, 10, 100, 500, 2.5, 25, 125, 10, 100, 500, ऐसे 2-4 बार बोलो, ये रिदम बैठ जाएगी आपके दिमाग में। तो फिर आप कैसे भी वो पूछ ले, जैसे प्रश्न में तो अभी सूक्ष्म उद्यम पूछा है मैंने आपसे, माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो फिर वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप बता दोगे, है ना। 2-4 बार इस तरह से बोलना। और ऐसा करने का सरकार का उद्देश्य क्या है, ऐसा बढ़ा दिया तो उद्देश्य क्या है, एमएसएमई सेक्टर को और अधिक विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना। वैसे आप जानते हो एमएसएमई डे कब मनाते हैं हम, ये 27 जून को मनाते हैं। और आपको याद दिला दूं, अभी भारत सरकार ने उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना भी शुरू की थी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला पीएसए स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट, जिसको नाम दिया द इंडिया ओपन 2025, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो याद रखना भैया, ये भारत में पहली बार हो रहा है पीएसए स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट द इंडिया ओपन 2025, और कहां पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। अभी 24 मार्च को शुरू हो गया, 28 मार्च तक ये चलेगा। इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि कितनी है, $53,500। देखो मैं आपको बताऊं, जो पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट है, देखो पीएसए का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। यही स्क्वैश टूर्नामेंट को, स्क्वैश के जो खेल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो पीएसए स्क्वैश टूर्नामेंट है, ये हर साल होते हैं। और इसके अंदर भी क्या होता है, पुरस्कार राशि के हिसाब से अलग अलग कैटेगरियां होती है, अलग अलग कैटेगरी के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, कॉपर, ये हो गया। तो अभी जो ये कॉपर वाला हो रहा है, अभी कौन सा वाला हो रहा है, ये कॉपर वाला हो रहा है, और ये भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, महाराष्ट्र में। तो इसका आयोजन कौन करता है, पीएसए, मैंने आपको बताया प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में आपको मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट 2 जने हैं, एक तो भारतीय हैं सौरव घोषाल, जो कि स्क्वैश प्लेयर है हमारे, और एक सारा जैन पेरिए, वो इंग्लैंड की स्क्वैश प्लेयर है। अच्छा, वैसे स्क्वैश से ही आपको याद आएगा, अभी इसी साल ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुई थी, उसमें महिलाओं की अंडर 17 कैटेगरी में अनाहत सिंह ने खिताब जीता था। अभी पीएसए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 जो प्रतियोगिता हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें सौरव घोषाल विजेता रहे थे। और स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, और इसके हेड है अनिल वधावा। ये कुछ स्क्वैश प्लेयर्स है हमारे, सौरव घोषाल, दीप्ति पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, हरिंदर पाल सिंघू, ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा शिलोंग में। शिलोंग ये मेघालय की कैपिटल है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 की, मेघालय के शिलोंग में हुआ। अभी 25 मार्च को ये शुरू हुआ, 27 मार्च तक ये चलेगा, और इसका उद्घाटन किया मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने। और इस 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्देश्य क्या है, मेघालय को एक व्यापार और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। इसका आयोजन किया इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने। ये इसका जो अभी 7वां संस्करण है ना, पहला संस्करण 2014 में हुआ था, लास्ट 6ठा संस्करण 2021 में हुआ था, और अब ये 7वां हो रहा है 2025 में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, स्थापना होती है 1925 में, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हो गया, और अध्यक्ष है अभ्युदय जिंदल। अच्छा, इसका आयोजन मेघालय में हुआ, तो मेघालय लेकर के चलता हूं आपको। ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल हो गई शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर है CH विजय शंकर। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बनाता शिलोंग, और यहीं पे बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, वंगला फेस्टिवल जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियां और ट्राइब्स, ये आपको यहीं पर मिलेगी। और विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है, यहीं पर है। 8वां अभी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था डोमिनिकन रिपब्लिक में, ये न्यूज में था क्योंकि इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की री ओहलंग दर को चुना गया था। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के साल सेंग मर्राक का निधन हो गया। OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला ये दूसरा राज्य बना था मेघालय, जबकि पहला तो केरल है, और उसका OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित होगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ये शिलोंग में बनेगा। अभी नेक्टर का स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी गई थी शिलोंग में ही, हमने पढ़ा था। नेक्टर मतलब नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ठीक है, तो मेघालय से ये सारे करंट अफेयर्स हमने रिवाइज भी कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में
फीट लंबी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी कौन सी बन गई है, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा करुम्बी। करुम्बी ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी है। इसकी लंबाई मात्र 1.3 यानी कि 1 फुट 3 इंच है और अभी इसने दुनिया की सबसे छोटी बकरी के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये आप देख सकते हो फोटो में, काले रंग की छोटी सी बकरी है। इसे पिग्मी बकरी भी कहते हैं। पिग्मी जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, ये सबसे छोटे कद की जनजाति होती है, तो उसी के नाम पे इसका नाम पिग्मी बकरी रखा है। पिग्मी बकरी इसको कहते हैं। अच्छा, पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है पूछेंगे तो अफ्रीका में मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये करुम्बी जो बकरी है ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये केरल में मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना। इसी तरह से ऑप्शन भी आपको एक बार रिवाइज कराऊं, ये सब आपने सुने हुए ऑप्शन है। बन्नी गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा था ये। और डॉली तो आप जानते ही हो, ये दुनिया में पहला क्लोन से बनाया गया जानवर था जो कि एक भीड़ थी, शीप थी। इसका नाम था डॉली। 1996 में बनाया था स्कॉटलैंड में। इसी तरह से गंगा, ये भारत में क्लोन से बनी पहली गाय थी। गिर नस्ल की ये गाय थी, इसका नाम गंगा था। 16 मार्च 2000 को बनाया गया था या पैदा हुई थी, आप कह सकते हो। कहाँ पे? हरियाणा के करनाल में जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे। वैसे इससे पहले भी हमने एक भैंस का बछड़ा तैयार किया था क्लोन से ही, और उसका नाम संपूरा था 2009 में। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको आपके सामने लगा दी, क्लोन से हमने कौन कौन से जानवर कब बनाए। आप आराम से चाहो तो रीड कर सकते हो, पीडीएफ में आपको और साफ दिखाई देगा। लेकिन गंगा नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। तो अभी डॉक्टर शिव कुमार को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे अभय करिंदर का स्थान लेंगे। तो इस रिसर्च फाउंडेशन या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च और इनोवेशन केंद्र में बदलना। तो वैसे तो ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। चलो कुछ और 2025 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करवाता हूं। अभी एसोचेम के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे मनीष सिंघल, और इसी तरह से पिछले साल एसोचेम के प्रेसिडेंट बने थे संजय नायर। तो दोनों मैंने साथ में लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा बन गए श्रीलंका के। अभी नेशनल हल्दी बोर्ड वाला जरूर याद रखना, इसके पहले अध्यक्ष बन गए पल्ले गंगा रेड्डी, और इसका मुख्यालय आपको तेलंगाना के निजामाबाद में मिलेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंडियन फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को बनाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है, जो कि लॉन्ग जंपर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती, इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अभी संजीव रंजन बन गए। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। जब भी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न आ रहा है, ये 10-10 करके अलग अलग मैं आपको शीट रिवाइज करा रहा हूं, है ना। और बार बार इसमें अपडेट करके यही मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, ऐसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, यहाँ पे लाइक का बटन होता है तो उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी वीडियो लाइक होता है। बाकी तो आप सब जानते हो, मैं आपको डेली बताता हूँ। फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट है आप में से कोई, तो आपको बता दूं, इन सब के अलावा ये जो अभी डिटेल्ड हमने पढ़ा है, ये सेम पीडीएफ आपको मैं डिटेल्ड पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं बिल्कुल फ्री में। कहां पे मिलेगी? अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उसके अलावा क्विजेस, अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब क्या करना है? अब आपको टेस्ट लगाना है। एमसीक्यू फॉर्मेट पे आपका टेस्ट तैयार किया जाता है। जाओ और टेस्ट लगाओ, जो भी हमने पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद है वो आपको वहां पे पता लगेगा। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर के श्रीराम कुमार। और भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में पहला जो समुद्री नौसैनिक अभ्यास होगा उसका नाम है एकीमे। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया गोपाल विट्ठल को, दूसरे भारतीय इस पद पर आने वाले। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए सारा जाफरानी। सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया गोवा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ ये किस राज्य में खोजे हैं? केरल में। और भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आंसर होगा 24%। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विक्की कौशल। बाकी 11वें एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत।
और आखिरी प्रश्न था अर्थ आर डे, ये 2025 में मनाया गया 22 मार्च को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न देना भूल गए थे, लेकिन फिर भी बीच में मैं क्लास में कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, तो वही आपके होमवर्क प्रश्न होते हैं। कई बार अगर लास्ट में पूछना भूल जाऊं तो उनके तो उत्तर दिया करो। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।